हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो कल तो हम लोगों ने पैडागोजी के ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, टेस्ट हुआ था आपका और आप लोगों ने अपने स्कोर भी बताए। आज जो है प्योरली आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो कि फैक्चुअल हैं, एनसीईआरटी से पूछा गया है, हम वो करने वाले हैं। और 20 से अधिक होगा, 22 आई थिंक क्वेश्चंस बचे हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 60 क्वेश्चन तो आएगा ही, जिसमें से 40 आपका पूरा कंटेंट बेस है और 20 आपका पैडागोजी। तो हमने कल 20 नंबर की पूरी पैडागोजी अच्छे से कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। बट अभी भी आपका जो है कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड पॉलिटी का, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो उसको करने वाले हैं। बाकी जो पीडीएफ वगैरह है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, बीच बीच में टेस्ट और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि वो कंटेंट किस तरीके से आपका हेल्प करेगा पीवाईक्यू में, एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए मैं करा रही हूँ। और मुझे पता है कि आज वर्ल्ड कप भी है, तो बहुत सारे लोग तो उसी में बिजी रहेंगे, फिर भी हर दिन पढ़ना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट थ्योरी नहीं तो कम से कम टेस्ट ही दे लो और बताओ मुझे कितना आपका सही हुआ है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने कल 600 लोगों ने वीडियो को लाइक किया। एंड धीरे धीरे ये नंबर बढ़ जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड यकीन मानिए आपका ट्रस्ट टूटेगा नहीं, क्योंकि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो चलिए, आज भी लाइक करके मेरा जो है मनोबल बढ़ाए रखना, सो दैट मैं और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आऊँ, चाहे कितनी भी बिजी रहूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि हमने यहाँ तक किया था और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इस बार बेसिकली। एंड अगर आप ये 68 का क्वेश्चन देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख रहा होगा साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 68 में देखिए लिखा हुआ है, मिड डे मील के बारे में पूछ रहा है कि जो मिड डे मील हमारा स्कीम है, जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊपर बैठेगा कोई नीचे, नहीं, सभी लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। और इसने काफ़ी हेल्प किया है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। एंड इसने प्रमोट किया है सोशल जस्टिस को, कि जाति, धर्म, इन सभी से हट के जो है हम सभी इक्वल हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो सही विकल्प के द्वारा चयन को समझाइए। तो अब आप इसमें मुझे बताओ, इसमें बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, जो मिड डे मील स्कीम है, उसने हेल्प किया है रिड्यूस करने में कास्ट प्रेजुडाइज को अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रमोटेड सोशल जस्टिस। तो इस स्टेटमेंट के द्वारा आप मुझे सही आंसर बताएं। तो कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ये काफ़ी सफल हुआ है? तो चलो देखते हैं। 4 ऑप्शंस हैं और नीचे के 4 में से आपको देखना है। तो पहला देखते हैं, एक एक चीज़। पहला लिखा है कि सभी जातियों के, अभी मैंने आपको बताया, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। जी हाँ, आप एक रो में बैठेंगे, वहाँ पे कोई जाति धर्म होगा नहीं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज भी गांव में जो दलित लोग होते हैं, उनका कहते हैं कि नहीं, इनका छुआ हम नहीं खाएंगे, इनके बर्तन भी इवन उनके लिए अलग रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर को इसमें जो ख़त्म किया गया है कि अब दलित महिलाएं ही खाना बनाएंगी, तो चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, सभी खाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। इसके द्वारा भी हमको सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। जी हाँ, जब से मिड डे मील आई ना, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है उनका एडमिशन हुआ है। स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आ गई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि अरे जाएंगे तो खाना तो मिलेगा ही। तो इस तरीके से मतलब बांधे रखने का भी काम हुआ है। तो सारे ही आंसर सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तीसरा, ठीक है। चलिए, अब ये आपका एक पॉलिटी से क्वेश्चन आया है। देखो, आप पॉलिटी जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो ना, फैक्चुअल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो 4-5 लाइन को मिला के पूछते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम? हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ना, उसकी स्वतंत्रता की बात हो रही, तो इसमें से कौन सा करता है? इन चारों में से कौन से प्रावधान करते हैं? तो ये थोड़ा सा नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। जैसे कि इसमें एक एक पढ़ते हैं पहले, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। जी हाँ, आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर जो होते हैं ना, उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, इनकी एक अलग ही प्रक्रिया होती है। बात एकदम सही है। और न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, जो फिक्स्ड टेन्योर ऑफ जजेस, ये भी इसमें बताया गया है। तो यस, आपने आई थिंक 65 वर्ष होता है, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। ये बात भी एकदम सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं हो सकती। जी हाँ, पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है ना, पार्लियामेंट कांट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस, ये नहीं कर सकते हैं। एंड डी देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। जी नहीं, ये भी गलत है। जो इसने
ये देखो ये तीनों तो सही है, बट इसने पूछा है ना कि गलत निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता की बात करें, तो ये तीनों इस तरीके से आपको पता चला कि जो हमारे इंडियन जुडिशियल है वो एक स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये चर्चा नहीं हो सकती है, बट यहाँ पर जो चीज़ लिख दी ना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो हमारे CJI हैं, DY चंद्रचूड़ जी हैं, उनको या कोई भी बनेगा तो उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो ये बात गलत है। बाकी के ABC सही है, तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, तो ये पॉलिटी का एकदम प्योर क्वेश्चन पूछा था जो कि आपको याद रखना है और NCERT से उठाया है। अभी हम पॉलिटी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 70 क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है, एक महिला है जो ऑफिस जाती है, उसको सैलरी मिलती है, सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है, द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अद्यत जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं उनको काफ़ी सम्मान मिलता है, सैलरी मिलती है, बट जो घर की महिलाएं होती हैं वो काम करती हैं, ना तो उनको सैलरी मिलती है ना ही उनको सम्मान मिलता है, उनको एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है आप मुझे बताओ, क्योंकि हम हाउस होल्ड का जो काम है ना, हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं। आपने सुना होगा कई बार जो घर की महिलाएं काम करती हैं, बाहर से कोई भी आता है कहता है अरे क्या काम है, दिन भर घर ही में तो रहना है, बहुत सारे लोगों के बोलते हैं जो मेल होते हैं। तो इस तरीके ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि घर का काम उन लोगों ने किया नहीं, उन्हें क्या पता कि घर में 1000 तरीके के काम होते हैं, वो उसको हमेशा डीवैल्यू करते हैं, डीवैल्यूएशन होता है। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहें तो यही लिखा है कि द वर्क परफॉर्म बाय अ होम मेकर गोज अननोटिस्ड। जो हमारी घर में जो होम मेकर होती है, हमारी मदर सिस्टर, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अननोटिस्ड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, एंड अनपेड एज कम्पेयर टू द ऑफिशियल वर्क परफॉर्म बाय एन ऑफिस गोइंग लेडी हु गेट्स सैलरी एंड रिस्पेक्ट। बट कोई लड़की है जाती है, बढ़िया कमाती है, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्यालय काम का अति मूल्यन नहीं, ओवर वैल्यूएशन ऑफिस वर्क का तो कुछ भी नहीं है, और ना ही घरेलू काम के लिए कम समय लगाना, बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा समय लगता है, और ना ही यहाँ पे भारतीय समाज की कोई पितृक व्यवस्था है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि घरेलू काम का अवमूल्यन हो चुका है, डीवैल्यूएशन किया जाता है। 4 ठीक है, डिटेल में इसलिए मैं समझाती हूँ ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप समझ पाएँ कि किस तरीके से इसको करना है। अब ये फिर से प्योर क्वेश्चन है पॉलिटी का, और हर बार पूछता है ये, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, मतलब राइट टू, क्या हमारा अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, हमको शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, शुद्ध हवा का जो है हमें अधिकार है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, सिंपल सी बात है। जब भी आपका एक चीज़ याद रखना कि जब भी राइट टू फूड की बात आएगी, राइट टू प्राइवेसी की बात आएगी, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर की बात आएगी, एंड एयर की बात आएगी, तो सिंपल सा इसका एक आर्टिकल याद रखो 21। ठीक है, आर्टिकल 21, ये कई बार पूछा हुआ है। फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है 72, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, मतलब जो इंडियन का जो सेकुलरिज्म है वो डिफरेंट है फ्रॉम सेकुलरिज्म प्रैक्टिस इन द USA, जो USA में है। ठीक है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प, अब दोनों के बीच में इन चारों में से कौन सा बेस्ट अंतर आपको बताना है, कि कौन सा बेस्ट अंतर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो चलो बेसिकली आपको ABCD पढ़ना है, फिर नीचे से सही विकल्प का चयन करना है, यही थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बनाता है। तो चलो पढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बट ये बात एकदम सही है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दूसरा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। जी हाँ, जो माइनॉरिटी हैं उनके राइट्स की बात की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दोनों जो हैं भिन्न हैं एक दूसरे से। बाकी अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले नहीं, दोनों कैसे हो सकते हैं, बस अमेरिका में है ना कि वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही दे दिया कि स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। नहीं, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। अभी यहाँ ये देखो, ये कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन है, इस तरीके से भी आप हटा सकते हो। इसमें बोल रहा है नहीं कर सकता है, इसमें बोला है अनुमति दे सकता है, तो ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना। मतलब खत्म होने का मतलब कि दोनों में से दो तो सही हो नहीं सकते हैं, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि राज्य धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और यहाँ पर बोला अनुमति दे सकता है, तो क्या होगा सही, एक ही सही होगा। तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर निकाल सकते हो। बी तो एकदम सही है, तो हमारा ए जाएगा। ठीक है, देता नहीं है, नहीं कर सकता है, और इसने लिख दिया है कर सकता है, तो ए एंड बी 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, 73 में देखिए लिखा है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। जी हाँ, ऑल पर्सन्स आर इक्वल
बिफोर द लॉ मीन्स सभी लोग कानून की दृष्टि में समान हैं। तो सही विकल्प का चयन करें। इस वाक्य का अर्थ क्या है, आप मुझे बताइए, इसका मतलब क्या है। तो सब इसका मतलब ये है ना कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। अब ट्रैफिक रूल्स केवल एक के लिए नहीं बनाए ना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, सभी को पालन करना है। सभी को कानून का एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि हम सभी को पालन करना है। बात एकदम सही है। उसके बाद से देखिए बी लिखा है कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जी हाँ, आप किसी, जैसे कि आपने देखा होगा कलर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप नहीं कर सकते हैं कानून की दृष्टि में। मतलब क्यों? क्योंकि हम सभी लोग समान हैं, चाहे किसी का कलर कैसा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, न्याय सबके लिए समान होगा। तो ये भी बात एकदम सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है, असमानताएं समाप्त हो गई, बट ये बात गलत है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। इनइक्वालिटीज़ तो बहुत हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, तो ये बात तो खत्म हुआ। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। जी हाँ, जो कानून है वो क्या करता है, वो एंश्योर करता है कि फेयर अपॉर्चुनिटीज़ होगी, रोजगार का जो रोजगार है वो सभी के लिए समान होगा, लाइफ ऑफ डिग्निटी भी हम सभी के लिए एक जैसा होगा। तो ए बी डी होगा, ए बी डी कहाँ पे है, हाँ पहला है। ठीक है, चलिए। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आंसर, देखिए आंसर को मैं एक नहीं दो बार वेरीफाई करती हूँ सीटेट के ऑफिशियल आंसर से, तो आप ये चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ मेरी समझ तो है ही, बट फिर भी मैं आप सभी को कुछ गलत ना यहाँ से डिलीवर हो जाए, इसके लिए मैं ऑफिशियल आंसर जो सीटेट ने दिया ना उसे कई बार जो है चेक करती हूँ, देन आपके सामने लेकर आती हूँ, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सुमिलित वाला करना है, मतलब कि करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो राजमिस्त्री है, दिहाड़ी के मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार और दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी, तो निम्न में से कौन से युग्म सही सुमिलित हैं? तो बताइए, बहुत आसान है ये तो आप लोग आसान बता दोगे। राजमिस्त्री तो सभी को पता है ना, दिहाड़ी मजदूर तो ए तो होगा ही होगा। घरेलू कामगार भी आप जानते हो, डोमेस्टिक वर्कर, इनका क्या होता है, कैजुअल ही तो होते हैं ना, अनियमित होते हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं। आगे बताइए, सब्जी विक्रेता, यस, जो ये एक बार पूछा था कि सेल्फ एम्प्लॉयड आप किसे कहेंगे, तो जो सब्जी विक्रेता हैं वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, उन्होंने खुद से रोजगार ढूंढा है। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ये ए बी सी सही है। दुकान में सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर इसको हम बिजनेस पर्सन थोड़ी ना बोलते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं आप उसको बिजनेस पर्सन बोलते हो, नहीं, ए बी सी। तो 74 का दूसरा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। 75 देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों से अगर आप शहरी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर ना औद्योगिक स्थलों के निकट आपको स्लम जो एरिया है वो ज़्यादा दिखेगा। इस प्रकार के प्रवसन के क्या कारण है, आखिर में ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है कि अब सिटीज़ में आपको ज़्यादा दिखेगा स्लम एरिया, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका सही विकल्प का चयन करें। बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति हो गई है, डिटेरियोरेट हो गया है? जी नहीं, इसका कोई ये रीज़न नहीं है कि डिटेरियोरेट की वजह से ऐसा हुआ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ए को आप खत्म कर दो। चलो एलिमिनेट करके करते हैं, जहाँ जहाँ ए है आप उसको काट दीजिए, ये भी खत्म, ये भी। लो आंसर ही आ गया बी और सी, ग्रामीण कामगार बाजार में बिकटन। जी हाँ, डिस्ट्रप्शन हो गया ना रूरल लेबर मार्केट में, ग्रामीण कामगार जो बाजार है वहाँ पे विघटन हो गया है, डिस्ट्रप्शन हो गया, मतलब वहाँ पे उतने रोजगार नहीं रहेंगे तो कोई क्यों रहेगा। तो ये भी है। इस वजह से आप मुझे बताओ, आप जहाँ पे रहते हो अगर वहाँ पे अच्छे से स्कूल ना हो, ना मेडिकल की फैसिलिटी हो, तो आप वो जगह पे क्यों रहेंगे पूरी लाइफ? आप उस जगह को ऑब्वियस सी बात है माइग्रेट करके दूसरे जगह जाएंगे जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो। तो गाँव में वो सारी चीज़ें नहीं है, तो ये इस वजह से भी है कि शहर में ज़्यादा स्लम एरिया हमें दिखता है, तो बी होगा। और घटी हुई कृषि उत्पादकता, जी हाँ, डिक्रीज़ हो गया है। अगर आप पहले देखें तो काफ़ी पहले के लोग जो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो अब ये चीज़ें भी कम हो गई हैं। तो घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये भी आपका एक राइट आंसर होगा। तो बेसिकली बी और सी के ही साथ जाएंगे, क्योंकि हम तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर ही चुके हैं, बट हम डी को भी देखना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्य। एक बार बताओ, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल कार्यबल मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स ज़्यादा होगा तो लोग माइग्रेट क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए, आप गाँव में रहते हैं, अगर उस गाँव में आपको रोजगार मिल जाए, बढ़िया स्कूल मिल जाए, मेडिकल फैसिलिटी, हमारे लिए तीन ही चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बच्चों के लिए स्कूल अच्छा हो, और हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया हॉस्पिटल वगैरह हो, और क्या चाहिए, और बढ़िया काम वगैरह हो, तो कोई अपने गांव को क्यों छोड़ेगा? है कि नहीं? तो अब ये सारी चीज़ें नहीं है, तभी तो लोग छोड़ रहे हैं, तो बी और सी होगा।
4। चलिए 76 देखिए, निम्न में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। ये सारा एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। पब्लिक सर्विस आप किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, पहली बार नहीं कई बार पूछा हुआ है। देखो पुलिस की सेवाएं पब्लिक सर्विस होती हैं, जो हमारा जुडिशियल सर्विस है वो हमारे लिए तो है, ये भी पब्लिक है। जो हमारा एजुकेशन सर्विस है ये भी तो पब्लिक सर्विस ही है, बट कंस्ट्रक्शन सर्विस पब्लिक सर्विस में नहीं आता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि निर्माण कराना कहीं पे बिल्डिंग्स वगैरह। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो पुलिस है वो भी हमारी रक्षा के लिए है, जुडिशियल कानून की रक्षा के लिए है, एजुकेशन जहाँ पे ये भी हमारे लिए बना है कि हम आराम से जाएं वहाँ पे टीचिंग करें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे भी पढ़ने आए। तो ABC ये पब्लिक सर्विस है। कन्फ्यूज मत होना, बहुत बार पूछा हुआ है, फिर भी लोग सभी लगा के चले आते हैं। तो 4 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब ये आपका बेसिकली एकदम प्योर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और 1883 में इल्बर्ट बिल से पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल के लागू करने पर, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि बताइए। जो लोग बीपीएससी की तैयारी किए होंगे उन्हें तो अच्छे से पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए अभी जब हम क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे बस वही बाकी है, देन आप अच्छे से समझ जाओगे। बट यहाँ पर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। जो 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था, इसका एक नहीं दो यहाँ पर रीज़न है। कौन कौन सा रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इसको नोट भी कर सकते हो। एक तो बी वाला रीज़न है और एक सी रीज़न है। डायरेक्ट मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसका रीज़न ये था कि अंग्रेजों ने ना इस बिल का विरोध किया, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि इल्बर्ट बिल का लागू करने पर विरोध करेगा ही अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों को क्या था कि पहले वही केवल मुकदमा चलाते थे, बट अब भारतीय भी चला सकते हैं, इसलिए इसका विरोध किया गया इल्बर्ट बिल का। ठीक है, दूसरा कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का, क्योंकि देखो पहले क्या था ना कि जो ब्रिटिश थे वो बिना किसी जांच पड़ताल के किसी को भी जो है जेल में बंद कर देते थे, मुकदमा चला देते थे। तो फिर ये हुआ कि देखो बस अंग्रेजों के पास तो सारे अधिकार नहीं होने चाहिए मुकदमा चलाने का, बहुत सारे ब्रिटिश भी हैं जो कि गलत काम करते हैं, तो भारतीयों के पास भी तो होना चाहिए कि हम भी ब्रिटिश के प्रति जो है यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाएं। और इस तरीके से जो है जो भारतीय न्यायाधीश है उसके बीच में, मतलब बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया कि अगर तुम मुकदमा चलाओगे तो हम भी तो चलाएंगे, तो समानता होगा। इस वजह से ना अंग्रेज इसका विरोध करने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो ये तो काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे, हमारे लोगों पे भी ये लोग मुकदमा चलाएंगे, इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे। अब मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भूलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखो। बाकी ये वाली गलत चीज़ें मतलब देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, कभी भी आप गलत चीज़ को पढ़ो मत, गलत चीज़ याद ही मत करो ना। हिस्ट्री के चाहे ज्योग्राफी हो, पेडागोजी में चारों ऑप्शंस पढ़ो, बट गलत चीज़ों को याद करो मत, ना पढ़ो उसको, जो सही है उसको नोट करो ताकि आप वहाँ पर जल्दी क्वेश्चन करेंगे। तो बी एंड सी। ओके, 77 हो गया। चलिए 77 का दूसरा था। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के संबंध में इसमें कथन दिए गए हैं और कथन कारण दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो चलो देख लेते हैं। हमारा जो याद रखना स्वतंत्र भारत के संबंध में, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको, अभी तो हमने पढ़ा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि हमारा संविधान क्या है, वो कानून की नज़र में हम सभी को बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। ये बात तो सही है, कानून में तो चलो हम सभी के बराबर हैं, बट सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स। लेकिन जो असल जिंदगी है ना, वहाँ पे कुछ भारतीय औरों के मुकाबले, दूसरे के मुकाबले वो ज़्यादा बराबर है। ये बात एकदम सही है। कारण क्योंकि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। आपको याद होगा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक चीज़ बोला था कि जो हमारा संविधान है वो चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको उसका इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे ना तो ये अच्छा माना जाएगा। बट संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो और अगर उसका इम्प्लीमेंट करने वाले ही बुरे लोग हैं तो वो तो बुरा ही होगा। तो सेम वही चीज़ है, अभी तक इसका अच्छे से होना चाहिए, जो कि अगर संविधान में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर सच में वैसा ही लोग करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बात एकदम सही है, दोनों सही हैं और ये इसका सही कारण है। तो पहले के साथ जाएंगे 79। नीचे दो कथन दिए गए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उन पहला लिखा है, देखिए कि 1920 खिलाफत आंदोलन की बात हो रही है। तो खिलाफत आंदोलन में लिखा है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, आप इसको नोट कर लेना, ये बात एकदम सही है। 8 क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अभी के लिए आप इसको याद कर लो। दूसरा लिखा है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। ये गलत है, बल्कि भारतीय मुसलमान तो चाहते थे कि वो खलीफा का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात एकदम गलत लिखा है, बस ए होगा।
पहला। चलिए फिर से 80 क्वेश्चन देखिए। दो कथन, निम्न कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प का चयन करो। अभिकथन में लिखा है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। ठीक है, तो ये बात सही है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा था, जो व्यावसायिक जो प्रतिनिधि थे वो कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे थे। क्यों? क्योंकि इसमें होने वाले अधिक लाभ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था नील की खेती से, तो उससे वो काफ़ी आकर्षित हुए और बहुत से लोग तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भी भारत आए और बागान मालिक बन गए, ये इतना उससे प्रॉफिट होता था। तो बात एकदम सही है और व्याख्या भी सही है। 4 के साथ जाएंगे। 81 देखिए। 81 में लिखा है कि निम्न में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के, ये हम पढ़ चुके हैं, बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। पहला तो इन्होंने यही बोला था कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। जी हाँ, और हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं, इन्होंने बोला था कि जो हमारी डिजायर्स है ना, उसी की वजह से हमें कष्ट होता है। तो ये बात एकदम सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और नहीं पालन करना आवश्यक था। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये नेसेसरी है, ये नहीं बोला था। इन्होंने सिंपल सी चीज़ बोला था कि जो हमारे डिजायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं, वही है और हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है हमारे कष्ट और दुख। तो ए और बी। चलो अब 82 क्वेश्चन देखो। 82 में है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन है। बहुत तेजी आई थी जब भारतीय कपड़ों की मांग में, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला तो यही हुआ था कि अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। एक बात बताओ, अब जिसका डिमांड रहेगा तो काम तो लोग वही करेंगे, तो ये भी हो गया था कि लोगों ने यही अपना काम बना लिया। तो हमारा एक तो ये हमारा एकदम सही है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, ये नहीं है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, ये भी नहीं है। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ठीक है, तो आपका डी वाला जाएगा, ए और डी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है, पहला होगा सही। इसमें मैं समझा नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो फैक्ट है, फैक्ट वाली चीज़ों में क्या समझाएंगे। 83 देखिए। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। वो किसको समर्पित है? ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, इनको समर्पित है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट ऑफ अमेरिका सिविल वॉर, याद रखिएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलो अभी 84 देखिए। लिखा हुआ है कि दो कथन है, इस पे विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। हाँ, ये बात एकदम सही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ये भी बात एकदम सही है, व्याख्या भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं और ये जो बी है वो ए का सही उदाहरण है, क्योंकि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हिस्ट्री वाले हैं ना, तो आपको हिस्ट्री को इसलिए मैं बोलती हूँ, देखो ये एनसीईआरटी का ही 2 पैराग्राफ उठाया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लेना। चलो 85 देखो, 85 वाला आसान है। निम्न में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ये किसने बोला? मुमताज अली ने बोला था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। 86 देखिए। 86 में है कि मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत जानकारी है, हमें बहुत कम जानकारी है। क्योंकि इसका क्या रीज़न है? हमें मध्यकाल में जो जनजाति थे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये हमने पढ़ा भी है। क्यों नहीं है? हम क्लास 7 के एनसीईआरटी में, ये हिस्ट्री के, बताइए। वे लिखित दस्तावेज रखते ही नहीं थे, इसीलिए उनके बारे में हमको कम जानकारी है। बस एक यही रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तो ये तीनों पढ़ने का मतलब नहीं है। वो जब रखेंगे ही नहीं लिखित दस्तावेज तो कहाँ से पता चलेगा, बताओ। तो पहला हो गया सही। 87 देखो, और ये बहुत पढ़ लिया है हमने और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7th के एनसीईआरटी से लिया गया है। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? मिनाही सिराज, रजिया सुल्तान। मिनाही सिराज का आपने देखा होगा ना, एनसीईआरटी में ऐसे पैराग्राफ में पूरा उसने लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें। तो ये किसके बारे में उसने लिखा था? रजिया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश की बेटी थी। दूसरा
हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आता ही है, सॉरी एनसीईआरटी से लिया गया है। 88 का देखिए, 12वीं शताब्दी के प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। जी हाँ, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। ये बात गलत है। केवल इसका पहला सही है कि जो मेहराब का निर्माण है, आर्की वर्क कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। ए हो जाएगा इसका पहला। ठीक है, चलिए 89 देखिए, निम्न में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं? ये हमने पढ़ लिया है। आप मुझे बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पर आपको चूना पत्थर के बने औजार मिले थे? तो वो है हमारा हुंसगी, और हुंसगी कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो 89 का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और आप मुझे प्लीज़ बताना, हमने अभी तक 22 क्वेश्चन पूरे कर लिए, 22 में से कितना सही हुआ है? और पूरा प्योर आपका इसमें देखा होगा आपने, हिस्ट्री, पॉलिटी और कुछ ज्योग्राफी के थे। निम्न में से कौन से महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? गलत वाला बताना है। पहले सही वाला देखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। आखेटक तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। ये बात तो सही है। ठीक है, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ये भी बात सही है। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये बात गलत है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ये भी बात सही है। तो गलत पूछा था, आधा हिस्सा निर्धारित नहीं होता था। इसने बोला है हो रहा है। ठीक है, होता था। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो हम जाएंगे तीसरे के साथ। ठीक है, तो प्योर हमारा एनसीईआरटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सबसे कठिन पेपर था ये, जो कि अभी तक का सबसे टफ पेपर माना जाता है। और आप मुझे बताओ कि पढ़ने के बाद आपको क्या टफ लगा है? क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली हमने पूरा खत्म कर दिया। 22 में से कितना सही हुआ है? और मुझे पता है कि आज वर्ल्ड कप में आप बिजी रहोगे, बट टाइम निकाल के ये जरूर कर लेना। बाकी फिर से कल से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी बचा हुआ है और पॉलिटी बचा हुआ है, कुछ चैप्टर्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक तो कर दो कम से कम, आपको फायदा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं।